नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन में। आज हम लोग यूपी टेट में आने वाले सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। आइए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम लोग। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे आंसर देते जाएंगे आप लोग कमेंट में। बच्चे को परामर्श देना चाहिए। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों के सर्वांगीण विकास से। दूसरा नंबर हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो किसने नहीं किया है? बिल्कुल सही आंसर हमारे चौथा सही आंसर हो जाएगा B.S. ब्लूम ने। अगले प्रश्न पे आते हैं। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, मतलब इसका हमारा पहला नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो किस कौशल में आता है? तो ये आता है हमारा प्रस्तावना कौशल में आता है। दूसरा नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? आंसर दीजिए आप लोग जी। इसका पहला नंबर सही आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। और यह सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अंतःप्रज्ञ अवस्था। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 है हमारा। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 वर्षों का वर्णन किया है, वे हैं। इसको एक क्रम में बताना है। तो हमारा पहला क्रम हो जाएगा प्रसूतीकरण। अगला क्रम हो जाएगा हमारा खोज, क्योंकि पहले प्रसूतीकरण करते हैं, फिर खोज करते हैं, फिर संगठन या व्यवस्था करते हैं, फिर आत्मीकरण करते हैं या चिंतन करते हैं, फिर वाचन करते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 1। अगले प्रश्न पे आता है। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित क्या नहीं है? तो अनुमूलन, मूल्यन। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 10 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो अधिगम का वक्र कौन सा नहीं है? तो लंबवत। प्रश्न संख्या चौथा, आंसर चौथा हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आता है। प्रश्न संख्या 11। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा था? बिल्कुल सही, क्रो एंड क्रो ने कहा था। ये कहा था क्रो एंड क्रो ने कहा था। और अधिगम की यह प्रसिद्ध परिभाषा क्रो एंड क्रो द्वारा दी गई थी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 12। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ए नंबर है हमारा है ब्रूनर का हमारा मिलाप होगा संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से। बी नंबर आलसुबेल, ये हमारा मिलेगा अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान। ग्लेजर का मिलान होगा हमारा प्रश्न संख्या उससे सूची नंबर 2 के दूसरे नंबर से साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। और गार्डनर हमारा हो जाएगा पहले नंबर पे बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 2 नंबर। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 13 है हमारा। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है? तो समस्या समाधान का प्रथम चरण होता है हमारा समस्या की पहचान करना, क्योंकि जब हमें समस्या की पहचान होगी तभी ना उसका समाधान करेंगे। तो हमारे इसका 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आता है। प्रश्न संख्या 14 है हमारा। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। तो सर्वाधिक प्रभावशाली होता है, आप लोग इसके विकल्प पढ़ते जाएंगे और इसका सही आंसर अनुमानित करते जाएंगे। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होना। तो 2 नंबर हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? सही आंसर दीजिएगा। ये 2019 में पूछा गया यूपी टेक्निक का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। चौथा नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 पर आते हैं। मानव विकास का प्रारंभ
होता है तो मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? गर्भावस्था से। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि गर्भ से ही हमारा विकास प्रारंभ हो जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आर्थर गेने। आर्थर गेने। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 18 है हमारा, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध का अवस्था है। यह कथन किसने कहा था? पढ़ा होगा आप लोगों ने, बताइए जल्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैनले हॉल ने कहा था। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 19 है हमारा, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितनी समय लगता है? जो भारत का सूक्ष्म शिक्षण है उसमें कितना समय दिया जाता है लगभग, ये पूछा है। तो आप लोगों ने बीएड में पढ़ा होगा सूक्ष्म शिक्षण, तो उसमें हम लोग 36 मिनट। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? बहुत ही लंबा कथन है, याद करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट्स व अन्य ने कहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 21 है हमारा, स्तंभ 1 को स्तंभ 20 से सुमेलित करना है। एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस ये हमारा सुमेलित होगा, ये हमारा सुमेलित होगा तीसरे नंबर से थॉर्नडाइक से। पुनर्विलन की अनुसूची ये किसने दिया था? तो ये दिया था स्किनर ने। सार्वभौमिक का नियम ये दिया था हमारा गेस्टॉल्ट ने। और अनुकूलन ये नॉर्मल है, अनुकूलन हमारा पियाजे ने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 1 का, प्रश्न संख्या 14 21 का 1 नंबर। प्रश्न संख्या 22 पर आते हैं हम लोग। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत है। ये कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज का ध्यान दीजिएगा। और ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, इसको एक बार आप दोबारा रिवाइज करिएगा, या ऑटोमेटिक आप लोगों को कंफर्म हो जाएंगे इसके सारे क्वेश्चन। और हो सकता है कि ये आप लोगों के पेपर में डायरेक्टली पूछे जाएं बिना घुमा फिरा करके। तो ध्यान दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते हुए जाइएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 23 है हमारे, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो यह है 86वें संशोधन में। और 6 से 14 वर्ष तक की आयु का शिक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में दिया गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 24 है हमारा, प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादक थे? तो इसके प्रतिपादक थे मैकडूगल। तीसरा नंबर हमारा सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 25 हमारा, विकास के किस अवस्था को कोल तथा ब्रुस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बहुत सही, किसने कहा है? तो किशोरावस्था को कहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 26 हमारा, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? तो ये किसने दिया है? तो गार्डनर ने दिया है, गार्डनर ने दिया है, सही आंसर है हमारा। अगले प्रश्न पे आते हैं। डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। क्या करने में कठिनाई होती है? पढ़ने व वर्तनी में, पढ़ने व वर्तनी में कठिनाई होती है। प्रश्न संख्या 28 है हमारा, निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? क्या नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। नहीं है, नकारात्मक है, तो इसका सही आंसर नकारात्मक होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेपर में जो भी नकारात्मक प्रश्न पूछा जाए उसका अधिकांश नकारात्मक ही आंसर होता है। अधिकांश क्या, सदैव नकारात्मक आंसर होता है। तो अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप उसमें ढूंढिएगा कि नकारात्मक क्या है। अगर प्रश्न में नकारात्मक है तो उसका आंसर भी नकारात्मक हो जाएगा। अगर प्रश्न सकारात्मक है तो उसका आंसर भी सकारात्मक होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 29 है हमारा, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए हमें, क्योंकि जब छात्र हमसे प्रश्न पूछेंगे तभी तो अंतःक्रिया होगी, तभी तो छात्र अच्छे से उस चीज को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 30 है हमारा, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो बच्चों की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शारीरिक विकास से। इसका सही आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारे
30 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपके इस वीडियो को लेकर के आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और इस वीडियो को 1 से 2 बार लगातार देखिएगा, जिससे क्या है कि ये छोटी छोटी चीजें जो पेपरों में कई बार पूछी जाती हैं, या आप लोगों को डायरेक्टली वीडियो देख करके ही कंफर्म हो जाएगा। और जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ उसको बार बार रिवाइज करते जाइएगा, तो आप लोगों का बहुत ही आसानी से यूपी टेट का पेपर इस बार निकल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आने वाले कई एग्जामों की तैयारी हम लोग करवाते हैं, प्रैक्टिस सेट, रिव्यू ईयर पेपर। और आपको कुछ भी चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज को फॉलो करके उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। राधे राधे।